नमस्कार। गीता के इस गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। नमस्कार। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडव सेना के योद्धाओं के बारे में बता रहे थे और उनकी बातों से थोड़ी चिंता भी झलक रही थी। हाँ, वो विस्तार से बता रहे थे कौन कौन है पांडव खेमे में। बिल्कुल। पर आज पहले अध्याय के 7वें श्लोक में लगता है बातचीत का रुख बदल रहा है। हाँ, ऐसा लगता तो है। श्लोक कुछ इस तरह है, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते 1.7। मतलब, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप हमारी सेना के उन विशिष्ट योद्धाओं को भी जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी सेना के नायकों के विषय में बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ साफ बदलाव है। पहले पांडवों की गिनती, अब अपनी सेना की। हाँ, और द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम कहकर संबोधित कर रहे हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। इसका कोई खास मतलब है क्या? हाँ, देखिए, द्विजोत्तम कहना एक तरह से तो सम्मान दिखाना है। द्रोणाचार्य उनके गुरु हैं, ब्राह्मण हैं। ठीक है। पर इसमें थोड़ी राजनीति भी हो सकती है। जैसे वो कह रहे हो, आचार्य आप श्रेष्ठ हैं, अब जरा हमारी तरफ ध्यान दीजिए। अच्छा, मतलब पांडवों की तारीफ सुनने के बाद अब फोकस अपनी तरफ लाना चाहते हैं। बिल्कुल। हो सकता उन्हें लगा हो कि द्रोण का झुकाव पांडवों की तरफ है, या शायद वो बस ये पक्का करना चाहते थे कि आचार्य उनकी सेना को कम ना समझे। ये भी हो सकता है कि अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने की कोशिश हो। जैसे पहले दुश्मन की ताकत देखी, अब अपनी भी देखो। हाँ, ये बहुत संभव है। जब आप अपनी टीम के मजबूत खिलाड़ियों का जिक्र करते हैं तो सबका हौसला बढ़ता है, अपना भी और दूसरों का भी। तो ये एक लीडरशिप टैक्टिक हुई, कह सकते हैं। एक तो मनोबल बढ़ाना, दूसरा रणनीति के लिहाज से भी जरूरी है। द्रोण सेनापति हैं, उन्हें पता तो होना चाहिए कि उनके पास कौन कौन से महारथी हैं। सही बात है। मतलब अपनी ताकत का सही अंदाजा होना। हाँ, ताकि वो सही योजना बना सकें। तो दुर्योधन यहाँ सिर्फ बढ़ाई नहीं कर रहे, वो एक तरह से रिसोर्स मैपिंग कर रहे हैं, अपने एसेट्स गिना रहे हैं। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? यही कि सिर्फ विरोधी की ताकत देख के घबराना नहीं चाहिए, अपनी क्षमता भी पहचाननी चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम सबक है, अपनी ताकत को जानना, उस पर भरोसा करना। लेकिन यहाँ एक बारीक लाइन है, आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच। हाँ, ये बात तो है। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी तारीफ में विरोधी को कम आंक लें। सही कहा आपने। दुर्योधन का ये कदम आत्मविश्वास बढ़ाने वाला जरूर है, पर क्या ये असलियत पर आधारित है? क्या वो पांडवों को अब कम आंक रहे हैं? ये आगे पता चलेगा। एक अच्छा लीडर अपनी टीम की ताकत पहचानता है, उन्हें प्रेरित करता है, पर साथ ही साथ जमीन पर भी रहता है। वो विरोधी का भी सही आकलन करता है। इसे अगर आज के दौर में देखें, जैसे बिजनेस में या खेल में। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, एक क्रिकेट कप्तान है, सामने वाली टीम बहुत मजबूत है। वो अपनी टीम से क्या कहे? शायद यही कि हाँ, वो अच्छे हैं, पर हमारे पास भी मैच जिताने वाले खिलाड़ी हैं। जैसे हमारे पास वो स्पिनर है या वो तेज गेंदबाज। बिल्कुल, वो अपनी टीम की खासियतों पर फोकस करेगा। हमारे पास अनुभव है या हमारी फील्डिंग मजबूत है, इससे टीम का मोराल बूस्ट होता है और विपक्ष को भी एक संदेश जाता है। हाँ, इसी तरह बिजनेस में कोई नई कंपनी बड़ी कंपनियों से मुकाबला कर रही है, वो शायद ये नहीं कहेंगी कि हमारे पास पैसा ज्यादा है। नहीं, वो कहेंगे हम ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं, इनोवेटिव है। एग्जैक्टली। अपनी यूनिक स्ट्रेंथ पर फोकस करना, अपने संसाधनों को पहचानना और उनका सही इस्तेमाल करना, यही दुर्योधन यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही उनकी नियत या उनका अंतिम नतीजा कुछ भी रहा हो। तो संक्षेप में कहें तो श्लोक 1.7 एक मोड़ है। दुर्योधन चिंता से हटकर अब अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आत्मविश्वास, रणनीति और शायद थोड़ा स्थिति को संभालने का प्रयास है। बिल्कुल सही। और ये हमें अपनी शक्तियों को पहचानने और उन पर भरोसा करने की अहमियत सिखाता है, पर अति आत्मविश्वास से बचने की चेतावनी भी देता है। और आगे क्या होगा? आगे के श्लोकों में दुर्योधन अपनी सेना के योद्धाओं के नाम लेंगे। वो लिस्ट भी काफी कुछ बताएगी उनकी सोच के बारे में। अच्छा, तो अगली बार उस पे बात करेंगे। जरूर। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान किस पर जाता है? सामने वाली मुश्किल कितनी बड़ी है इस पर, या हमारे पास उस मुश्किल से लड़ने के लिए क्या क्या है इस पर? क्या हम अपनी अंदरूनी ताकत को उतना ही महत्व देते हैं जितना बाहरी चुनौती को? इस पर सोचिएगा जरूर।